सबसे पहले ये समझते हैं ये मॉइस्ट एयर क्या है। तो देखो अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स में जो भी एयर पढ़ा हुआ है एयर स्टैंडर्ड साइकिल में उसमें जो एयर कंसिडर किया है वो ड्राई एयर कंसिडर किया है। ड्राई एयर का मतलब होता है कि उस एयर के अंदर वेपर की या वाटर वेपर की कोई भी अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब उसी सेम एयर के अंदर बात करी जाए तो कुछ ना कुछ मॉइस्ट एयर होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर वाटर वेपर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अगर आप समुद्र से लगे हुए इलाकों में हो, जैसे कि गुजरात हो गया, केरला हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन इलाकों में आप फील किए होंगे कि यहाँ पे यहाँ की एयर है, एयर जो है उसमें काफ़ी मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब उस एयर के अंदर, मतलब जब वो एयर कंडेंस होती है तो उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब एयर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो हम उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक ऐसे एयर की एनालिसिस करनी है जिस एयर के पास मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब कि उसके अंदर वाटर वेपर के कुछ पार्टिकल्स या वाटर वेपर खुद उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर समझना होगा, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एयर अकेली नहीं है। एक तो उसके पास जो प्रेशर होगा वो उसके ड्राई एयर के कारण प्रेशर होगा, और जो दूसरा प्रेशर होगा वो वेपर के कारण प्रेशर होगा। तो डाल्टन्स लॉ डायरेक्टली बताता है कि भाई अगर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो तो आप ड्राई एयर के कारण प्रेशर और वेपर के कारण प्रेशर को ऐड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर एयर का। इस एयर का पार्शियल प्रेशर उसके ड्राई एयर प्रेशर के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि एयर में वाटर वेपर भी है। तो इसलिए जब हम टोटल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, ओके, जब हम लोग टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो हम इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है डाल्टन्स लॉ का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीन टेम्परेचर की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। तो देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ड्राई मतलब सूखी, बल्ब टेम्परेचर देखो इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर को स्टैंडर्ड थर्मोमीटर से जो भी आप मेज़र करते हो, मतलब आपके पास जो थर्मोमीटर है उससे जो एयर का टेम्परेचर आप मेज़र करते हो तो वहाँ से जो निकल के आता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही पता चलता है, जिसको हम लोग डीबीटी कहते हैं। अब ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या करना है, सेम थर्मोमीटर जिससे आप एयर के टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हो उसके उसके टिप पे आप एक वेट क्लॉथ बांध दो, एक सूखा कपड़ा, सॉरी, गीला कपड़ा बांध दो। गीला कपड़ा बांधने के बाद कुछ समय बाद उसमें वो जो गीले कपड़े के अंदर जो उसका गीलापन यानी कि जो वाटर वेपर रहेगा उसको वो एयर अपने में ले लेगा। अपने में लेने का मतलब वो सूखने लगेगा। ऐसा होगा इसलिए क्योंकि अगर एयर ड्राई है तो वो वाटर वेपर यानी कि मॉइस्चर को खींच लेता है वेट क्लॉथ से, और खुद के साथ उस मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है। और कुछ समय बाद आप ये पाओगे कि जो वेट क्लॉथ का टेम्परेचर होगा वो एयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर के बल्ब पे टिप पे हम लोग वेट विक को यानी कि गीले कपड़े को बांध करके मेज़र करते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर आप एयर को कूल करोगे विथ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ हम एयर को कूल कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कूल कर रहे हैं ताकि उसको हम 100% सैचुरेटेड बना लें। तो ये कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, अगर आप इसके फर्दर बियॉन्ड कूलिंग करोगे तो वाटर वेपर देखने को मिलेगा, कंडेंस होकर लिक्विड में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको समझ है गोल्डन टेम्परेचर रूल पे। तो देखो ये होता है कि भाई ड्यू जो ड्राई बल्ब होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर वेट बल्ब और फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, वेट बल्ब, फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और सैचुरेशन पॉइंट पे ये तीनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। सैचुरेशन पॉइंट पे ये तीनों टेम्परेचर हो जाएंगे इक्वल। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं। तो देखो ह्यूमिडिटी रेशियो, इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है। वर्ड आप ध्यान देना, ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये क्या है, एक्चुअल मास वाटर वेपर के अंदर कितना है और
पर यूनिट कितना ड्राई एयर आपके पास है, तो मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। इसको प्रेशर के टर्म में ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वाला 0.622 पीवी अपॉन में पीटी माइनस पीवी। ये एक्चुअली में एयर का प्रेशर है। अब एयर का प्रेशर हम लोग वही टोटल प्रेशर में से वेपर प्रेशर यानी पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसा हमने ऊपर बताया था। तो ये इस तरीके से ये पहला रिलेशन बन जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन में मास ऑफ ड्राई एयर या फिर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं 0.622 पीवी अपॉन में पीटी माइनस पीवी। ये एक तरीके से रिलेशन हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो का। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ये एक परसेंटेज होता है, ये जो बताता है कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कितना मैक्सिमम मॉइस्चर आ पाएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो अगर आपके पास अभी एयर के अंदर जो आने वाला मॉइस्चर है वो पीवी है, और जो सैचुरेशन प्रेशर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग एयर पे मैक्सिमम मॉइस्चर आ जाएगा वो पीजी है, तो इसका रेशियो होगा इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पीवी बाई पीजी। अगला है एंथैल्पी। तो अगर मान लो आपको वेट वेट एयर की एंथैल्पी या फिर मॉइस्चर वाले एयर की एंथैल्पी निकालनी है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए आपको इस पर्टिकुलर रिलेशन को देखना पड़ेगा, H इज इक्वल टू सी पी टी डी बी ए इन प्लस ओमेगा एच जी। अब इसको निकालने के लिए ये पर्टिकुलर रिलेशन आप हमेशा के लिए याद करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी मॉइस्चर एयर का एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, अगेन इसको देख लो, H इज इक्वल टू सी पी की वैल्यू हो जाती है 1.006 और टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ओमेगा और एच जी की वैल्यू है 2501 प्लस 1.805 इंटू टी डी बी। ये जो वैल्यू है ना 2501, ये डायरेक्टली चार्ट से इसके रिलेशन को निकाल के पुट कर दिया गया है, तो हम डेरिवेशन में देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये समझ लेंगे कि एंथैल्पी निकालने का ये पर्टिकुलर फार्मूला होता है। अब हम आ जाते हैं साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर। तो देखो साइकोमेट्री चार्ट एक्चुअली में क्या करता है, साइकोमेट्री चार्ट हमें ये बताता है, पहले तो साइकोमेट्री चार्ट को समझो। देखो इसके एक्स एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके एक्स एक्सिस पे जो टेम्परेचर होगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और वाई एक्सिस पे जो चीज़ होती है इस तरीके से, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे चीज़ है उसका नाम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, जिसको हम लोगों ने अभी समझा था। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस लाइन पे होती है जिसको हम लोग नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं ओमेगा। तो इस एक्सिस पे ओमेगा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या था, ये एक रेशियो था मास ऑफ वाटर वेपर का, मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट बाय पर केजी ऑफ ड्राई एयर, कंटेंट बाय पर केजी ऑफ 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर के अंदर कितना केजी ऑफ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हो इस तरीके से, ये वाली लाइनें, इनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी था जो हमें बता रहा था कि कितना वाटर वेपर का प्रेशर है और कितना मैक्सिमम वाटर वेपर का प्रेशर हो सकता है, उन दोनों का जो रेशियो था, दैट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप इस शेप में, ये पर्टिकुलर लाइन ये बता रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी वैल्यू लिखा होगा, लेट मी इरेज, तब आपको दिखेगा इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा हो 40%, 20%, 60%, 80%, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करता है। उसके बाद इस वाले लाइन पे, ये जो लाइन है इस वाले लाइन पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ट यूटिलाइज होता है। इनमें कुछ मेजर पॉइंट है जिनको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है एंड वाई एक्सिस पे ह्यूमिडिटी रेशियो है। जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन ये वाली जो लेफ्ट टू राइट कर्व लाइन है, ऐसे ऐसे कर्व लाइन जो बनी हुई है, ये शो करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, और जो डायगोनल लाइन है वो शो कर रही है वेट बल्ब टेम्परेचर को। जो डायगोनल लाइन है वो शो कर रही है वेट बल्ब टेम्परेचर को, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को कांस्टेंट ओमेगा के ऊपर शो कर रही है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल होगा। इसको समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमने इसको समझा भी है या नहीं। तो लेट्स सी। देखो, यहाँ पे जो चीज़ थी वो थी ओमेगा, मॉइस्चर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, इस वाई एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे जो चीज़ थी वो थी डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अगर कोई भी आदमी एक सीधी लाइन खींचता है, जैसे ये देख रहा है, ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आप एक कांस्टेंट डीबीटी के ऊपर हो। मतलब यहाँ से डीबीटी की वैल्यू एक ही होगी ना। नहीं समझ में आ रहा है? सी, देखो यहाँ पे मान लो डीबीटी की वैल्यू है सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो इस लाइन के ऊपर तो 10 डिग्री होगी ना, तो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये एक कांस्टेंट डीबीटी को शो करती है, मतलब एक पर्टिकुलर डीबीटी के अमाउंट को शो करती है। अब यहाँ से देखो, ह्यूमिडिटी को देख लो सेम तरीके से। अब जो ह्यूमिडिटी है, अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाता हूँ वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये ओमेगा की वैल्यू होगी वो लेट से 10% है। तो ये एक स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करता है। ये एक स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो करता है, ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन को डीबीटी के टर्म में देखा जाए तो ये अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, डायरेक्शन आपका ये है, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर पहले कम था और आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। ये देखो, इस डायरेक्शन में जाना मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना हुआ, इसका मतलब ये हीटिंग को भी शो करेगा। ठीक है, अगर इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को, तो अगर आप इसके इधर जा रहे हो तो इट वुड बी द हीटिंग, और आप इसके इधर आ रहे हो तो दैट इज़ द कूलिंग। तो ये हीटिंग एंड कूलिंग, ये दो चीज़ होती है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आपको समझनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं कुछ मेजर मेजर चीज़ों पे। देखो, जैसे कि हम इधर जा रहे हैं तो इसको कूलिंग, इधर आना हीटिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो, टेम्परेचर यहाँ करस्पॉन्डिंग कुछ था, यहाँ आने पे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर 50 था, और तो यहाँ आने पे टेम्परेचर 100% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे 50 था, तो अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 10 ही होगा लेफ्ट में जाने पे, तो इसका मतलब ये कूलिंग हो गया। तो ये इस चीज़ को हमने कूलिंग कहा हुआ है, इस चीज़ को हमने हीटिंग कहा हुआ है। उसके बाद अगर आप इसकी ह्यूमिडिटी की बात करोगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो वो एक कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको हीटिंग भी करनी है और ह्यूमिडिटी को भी इंक्रीज़ करनी है, ये लाइन देखो, इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको हीटिंग भी करनी है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ानी है, तो इस लाइन को आप देख सकते हो कि कैसे ये लाइन यूटिलाइज़ हो रही है। देखो, यहाँ पे इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, शुरू में इसकी ह्यूमिडिटी कुछ थी, जैसे यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 20 हो गई। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी बढ़ गई एंड टेम्परेचर तो सीधे-सीधे दिख रहा है कि टेम्परेचर भी बढ़ा है। इस लाइन पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर 50 था एंड यहाँ पे सपोज़ 80 है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम हुआ, ये वाली जो लाइन हुई, ये लाइन शो करती है हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन को। और ये जो लाइन हो गई, ये कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन को शो करता है, मतलब कूल भी हो रहा है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज भी कर रही है। तो ये पर्टिकुलर एक छोटी सी एनालिसिस थी रिगार्डिंग दिस चार्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।